Hello students, today we will deal with chapter 3 of 11th standard, Discovering Tut. The saga continues by A.R. Williams. Now what is discovering? Discovering is, researching to know more about. And who is Tut? Tut is a king. This is the name of a king. So discovering Tut, the whole story revolves around a king and about his various works that we'll get to know in this chapter. So let's start. There are some words at the top. These are the particular words that we are going to study, like forensic reconstruction, that I'll explain when it comes in the statement. Let's start. He was just a teenager when he died. Who is he? He is a King Tut. So he was just a teenager when he died, the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. So who was he? He is a king of Egypt whose family is a well-known family or a powerful family of Egypt. He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. So यहाँ पे बताया गया है कि जो किंग टट है उनकी जो बॉडी को दफनाया गया है वो गोल्ड के साथ दफनाया गया है. सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922 और 1922 में एक बार फिर से उसको कब्र से बाहर निकाला गया. द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपन टू हिम, ये जानने के लिए कि किंग टट की डेथ हुई कैसे थी और क्या उसके साथ एग्जैक्टली हुआ था, विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी. और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ किस चीज़ की थी कि शायद किंग टट का जो था वो मर्डर किया गया था. नाउ leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. और अब 80 years उसके मरने के, उसके दफनाने के कम से कम 80 साल के बाद में बहुत सारे CT स्कैन किए गए जो उसकी लाइफ और डेथ के बारे में बताते हैं. And provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boyish Parag. Parag is the name of that family. उसको पर्टिकुलर एक टाइटल दिया गया है, वो नाम यहाँ पे बताया गया है. और अब उसके बारे में जानना है कि टीन एज में इसकी डेथ हुई कैसे और वो भी इतने पावरफुल राजा की. An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egypt cemetery known as the Valley of Kings. So एक बेटा यहाँ पे बताया जाता है कि शमशान घाट हम बोल सकते हैं जिसका नाम है वैली ऑफ द किंग्स. वहाँ से जब इसकी किंग टट की बॉडी को बाहर निकाला गया तो बहुत तेज़ तेज़ हवा चलने लगी. बहुत मतलब एक तरह से बोला जाता है ना कि कुछ मिसहैपन सा यहाँ पे नज़र आने लगा. डार्क बेलिड क्लाउड्स हैड स्कर्टेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कासेट ग्रे. पहले क्या हुआ कि बहुत सारा धुंध मतलब बादल जो थे वो बिल्कुल काले हो गए और उसके बाद मौसम साफ़ हो गया. कुछ अनइवन सा वहाँ पे चेंजेस होने लगे जो लोगों को बड़े अजीब लग रहे थे जैसे ही उसकी बॉडी को वहाँ से निकाला गया. इट वॉज 6 PM on January 5, 2005, this is the time, the world's most famous mummy gilded head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood younger ruler who died more than 3,300 years ago. So जो 3,300 years ago पहले मर चुका है उसकी बॉडी को निकालकर सीटी स्कैन किया गया ताकि मिस्ट्रीज पता चले मेडिकल साइंस को कि इस किंग की एग्जैक्टली डेथ हुई कैसे थी जो पूरा गोल्ड से कवर्ड था. After all, the unusual line of tourists from around the world has descended into a cramped rocket-cut tomb some 26 feet underground to pay their respect. और बेटा जब ये इतना अनयूजुअल सी एक्टिविटी वहाँ पे चल रही थी तो जितने भी टूरिस्ट थे वो सब वहाँ पे खड़े होके जो 26 फीट नीचे गड्ढा मतलब जो उसका कब्र को दबाया गया था उसको खोदा गया वहाँ से उसको डेड बॉडी को निकालने के लिए, तो वो सब वहाँ पे खड़े होके देख रहे थे. They gazed at the murals of the walls of burial chamber and peered at Tut's gilded face. और वो इधर उधर देख रहे थे कि किस तरीके से पहले आपने देखा हो कि पत्थर का काम बहुत होता था, बहुत सारे डिज़ाइंस, बहुत सारी जो आर्ट थी वो शो की जाती थी. तो वो सारी चीज़ें वो टूरिस्ट वहाँ पे देख रहे थे और किंग टट के फेस को भी देख रहे थे जिसपे बहुत सारा गोल्ड चढ़ा हुआ था. द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ हिज मम्मी शेप्ड ऑफ एन कॉफिन लिड. और जो उसकी कॉफिन थी वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी. Some visitors read from guidebooks in a whisper, others stood silently, perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens. और वहाँ पे हर कोई ये देख रहा था कि क्या रीज़न हो सकता है कि टीन एज में ही इतने पावरफुल राजा की डेथ हो गई.
और wondering with the shiver if the pharaoh's curse, death or misfortune falling upon those who disturb him was really true। और कुछ जो वहाँ पे खड़े हुए थे वो डरे हुए थे, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ था हिस्ट्री में कि कोई भी अगर उसकी डेड बॉडी को उसके कॉफिन को बाहर निकालेगा तो मिसफॉर्च्यून उसके साथ होगा। और यही रीज़न था कि जैसे ही उसकी कब्र को खोदा गया तो हवाएं चलने लगी, मौसम जो था वो कभी डार्क क्लाउड्स हो रहा था, कभी उसमें स्टार्स आ रहे थे, तो वो अनयूजुअल एक्टिविटीज़ उन सबको लगने लगी। The mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s, said Zahi Hawass। So बेटा इस बार जो ये 2005 में सीटी स्कैन किया गया ये जाही हवास ने किया था, और जब उसने उसकी डेड बॉडी को निकाला तो डेड बॉडी बहुत पुअर कंडीशन में थी। क्यों? क्योंकि 1920 में हॉवर्ड कार्टर ने, जिसने पहली बार उसकी डेड बॉडी को निकाला था, उसने उसके साथ इतनी मतलब जब उसने एक्सपेरिमेंट किए तो बॉडी बहुत डिसफिगर्ड हो गई। Secretary General of Egypt Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look, Howard Carter, that is was the British archaeologist। archaeologist होता है जो पुरानी चीज़ों के बारे में रिसर्च करता है। Who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching। Futile is waste, its contents though hastily ransacked in antiquity। और जो सारी चीज़ें वो की गई वहाँ पे स्टडी किया गया वो सरप्राइजिंगली कंप्लीट। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिली भी थी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से गायब भी हुई थी। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन ever found and have become part of the Pharaoh's legend, stunning artifacts in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention। So अभी भी जो उनकी राजा की जो कॉफिन था जो गोल्ड से कवर्ड था या फुल बॉडी जो उनकी गोल्ड की, वो अभी भी सबके लिए अटेंशन का कारण बनी हुई थी। बट Tut was also buried with everyday things he wanted इन द ऑल्टर लाइफ, लाइफ आफ्टर डेथ। तो किंग टट के साथ और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें दफनाई गई जो उसे आफ्टर डेथ काम आने वाली थी। बोर्ड गेम्स, अ ब्रॉन्ज रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स, केस ऑफ फूड एंड वाइन, ये सारी चीज़ें उसकी कॉफिन्स के साथ दफनाई गई थी। लोगों को मानना था कि आफ्टर डेथ उसे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। After months of carefully recording the Pharaoh's funeral treasures, Carter began investigating his third nested coffins। अब देखो बेटा यहाँ पे स्टार्ट होता है इंटरेस्टिंग पार्ट कि 3 लेयर्स में उसके कॉफिन्स थे। एक में उसकी डेड बॉडी थी, एक में मतलब उसका ये वाइन एंड ये बोर्ड गेम्स एंड ऑल दैट सामान वहाँ पे रखा हुआ था। अब आपको यहाँ पे 1 by 1 बताया जाएगा। ओपनिंग द फर्स्ट, ही फाउंड अ श्राउड एडॉर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स, ये फ्लावर्स थे, वाइल्ड सेलरी, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स। द फेडेड एविडेंस ऑफ अ ब्यूरल इन मार्च और अप्रैल, कहते हैं ये फ्लावर्स की गार्लैंड्स वहाँ पे मिली थी जो उसके मरने के बाद उसके ऊपर चढ़ाई गई थी। और ये जो फ्लावर्स थे इससे आइडिया किया गया, स्टडी किया गया कि शायद उसकी डेथ मार्च या अप्रैल के मंथ में हुई थी। When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, the ritual resins had hardened, cementing Tut to the bottom of the solid gold coffin। और कहते हैं कि एक में ये फ्लावर्स वगैरह थे, दूसरे में सारा सामान जो उन्हें चाहिए था, और जो फाइनल थी जिसमें डेड बॉडी थी गोल्ड इसकी किंग टट की, उन्होंने देखा कि वो बिल्कुल चिपक गई है उससे, बिल्कुल सीमेंट हो चुकी है उससे। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव दैम, हार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन। और वो जो बॉडी थी वो कॉफिन से अलग नहीं हो रही थी। तो अब कार्टर को ये देखना था कि अगर इसके बारे में स्टडी करनी है तो डेफिनेटली उसको कॉफिन से सेपरेट तो करना पड़ेगा बॉडी को। तो उसके बाद क्या होता है, द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फॉर साउथ इन इजिप्ट, द कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेजिस। और उन्होंने क्या किया, सन की हेल्प लेने की कोशिश की, बॉडी को सनलाइट में रखा कि शायद सनलाइट से जो हो गई इसकी ग्रिप कम होगी और बॉडी को मैं सेपरेट कर पाऊंगा। फॉर सेवरल आवर्स he set the mummy outside the blazing sunshine that heated it to the 149 degree Fahrenheit, nothing budged, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। He reported with a scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains। तो अब वहाँ पे क्या गया, चीजल अवे मतलब किसी हार्ड चीज़ से लेके हमें फोर्सफुली उसको वहाँ से हटाना पड़ेगा, उसको सेपरेट करना पड़ेगा। In his defense, Carter really had little choice. If he hadn't cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. In Tut's time, the royals were fabulously wealthy and they thought or hoped they could take their riches with them. So यहाँ पे बताया गया है
कि कार्टर ने जो उस डेड बॉडी को हटाने की कोशिश की, उसको वापस भी उसको टॉब में बंद करना था। क्यों बंद करना था? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके जो गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स उसने पहने हुए थे सारे, वो सारे वहाँ से चोरी हो सकते थे। For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering goods, precious collars, inlaid necklace and bracelets, rings, emeralds, a ceremonial apron, sandals, sheets of the fingers and toes, and the now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. अब आप ये कोई माइथोलॉजिकल सीरियल्स आप देखते हो तो आप देखते हो इसमें राजा महाराजा किस किस तरीके का मुकुट और पता नहीं कितने सारे गोल्ड के वो ऑर्नामेंट्स पहने रखे होते हैं, ये सारे उसने उसकी डेड बॉडी पे रखे हुए थे। To separate Tut from his adornments, Carter's men removed the mummy's head and several nearly every major point. अब कार्टर्स मैन यानी कार्टर्स के जो हेल्पर थे, उन्होंने डेड बॉडी को अलग अलग तरीके से सर से या किसी भी तरीके से उसको ज़बरदस्ती हटाने की कोशिश की गई। Once they had finished, they resembled the remains on a layer of the sand in a wooden box with padding that concealed the damage, the bed where Tut now rest। और उनकी इस एक्टिविटीज़ की वजह से उसकी जो डेड बॉडी थी वो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस्ड भी हो गई थी, क्योंकि बहुत सारी आगे आपको पता चलेगा कि वो उसी तरीके से उसको दोबारा फिक्स नहीं कर पाए थे जिस तरीके से उन्होंने कॉफिन से उसे निकाला था। Archaeological has changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. It also used more sophisticated tools, including medical technology. In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact: beneath the resins that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. और कहते हैं कि 40 इयर्स के बाद जब साइंस ने डेवलप किया और जब उसका एक्सरे किया गया तो पता चला कि बहुत सारी उसकी ब्रेस्ट बोन्स और जो फ्रंट रिब्स हैं वो मिसिंग है। क्यों मिसिंग है? क्योंकि हॉवर्ड कार्टर ने बहुत ही फोर्सफुली उस बॉडी को सेपरेट करने की कोशिश की थी, उसे ज़बरदस्ती वहाँ से हटाने की कोशिश की थी, जिस वजह से पूरी डेड बॉडी जो थी वो डिस्प्लेस्ड सॉरी। Today, diagnostic imaging can be done with computed topography or CT, by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. और कहते हैं अब 2005 में जब हमारे पास CT स्कैन हर चीज़ की फैसिलिटी है, क्योंकि 1922 में इतना सब कुछ हमारे पास प्रोवाइडेड नहीं था, सो अब किया गया है वहाँ पे 3 डायमेंशनल वहाँ के पिक्चर्स लेने की कोशिश की गई है किंग टट की बॉडी की। एंड कुड इट आंसर टू द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हाउ डिड ही डाई एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। किस लिए ये सब कुछ किया गया? क्योंकि इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए था कि उसकी डेथ हुई कैसे और क्या रीज़न था, किस एज में। King Tut's demise was a big event even by royal standards. He was the last of his family line and his funeral was the death rattle of a dynasty. But the particulars of his passing away and its aftermath are unclear. कहते वो टीन एज में उसकी डेथ हो चुकी थी, तो वो अपनी फैमिली का एक लास्ट जो था वो वारिस था, जिससे एक पावरफुल फैमिली का एंड हो गया और उसकी डेथ जो थी वो अनक्लियर थी। अब उसकी फैमिली के बारे में थोड़ा बताया जाएगा। एमेंटॉप III, टट्स फादर और ग्रैंडफादर, वॉज अ पावरफुल पैराग who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty golden age. तो एमेंटॉप जो थर्ड थे, इन्होंने क्या किया, बहुत गोल्डन एज, बहुत अच्छे से इन्होंने 18th सेंचुरी में इन्होंने रूल किया। अब उनके बेटे थे हिज सन एमेंटॉप IV सक्सीडेड हिम एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। द न्यू पैराग प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटेन। अब इनके जो हमारे ये एमेंटॉप IV हैं, इन्होंने कुछ चेंजेस किए। क्या चेंजेस किए? इन्होंने एटेन, गॉड है ये, द सन डिस्क, changed his name to Akhenaten or servant of the Aten and moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhenaten known as Amarna। ये जगह का नाम है जो उन्होंने वहाँ पे चेंजेस किए। He further shocked the country by attacking Amun। Amun is a god। उसके बाद उन्होंने गॉड को लेकर भी काफ़ी वहाँ पे चेंजेस किए, यानी कि वर्शिप किसी गॉड की बंद कर दी। Smashing his images and closing his temples। It must have been a horrific times, सैड रे जॉनसन। और रे जॉनसन का कहना है कितना हॉरिबल ये टाइम होगा कि लोग जिसको क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं अम्यून गॉड की, उसका सारे मंदिर वगैरह सब बंद कर दिए गए, स्मैश्ड कर दी गई। तो ये बहुत ज़्यादा एक रिलीजियस अटैक था लोगों के ऊपर। डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लग्जर, द साइट ऑफ एंशिएंट थेबस, द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड द एग्नेटन वर
वेंट अ लिटिल वैकी। और कहते हैं एक ऐसी पावरफुल फैमिली जिसने 18th सेंचुरी में गोल्डन रूल किया था इजिप्ट के ऊपर, उसका एंड हो गया। आफ्टर एनकेट्स डेथ अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड Semenkhare appeared briefly and excited with hardly a trace, and then a very young Tutankhaten took the throne, King Tut, as he is widely known today। और लास्ट में वहाँ पे कौन आया? King Tut। The boy king soon changed his name to Tutankhamun। खामुन अमुन गॉड से ये यहाँ पे वर्ड बना है, लिविंग इमेज ऑफ अमुन, एंड ओवरसॉ अ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड डेज। और उन्होंने क्या किया? वो सारे जो टेम्पल्स थे वो दोबारा से खोल दिए। ही रेन फॉर अबाउट 9 years एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली। और 9 years के अराउंड उसने वहाँ पे रूल किया और अनएक्सपेक्टेडली उसकी वहाँ पे डेथ हो गई। Regardless of his fame and speculation about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. How many? No one knows. The Egyptian Mummy Projects, which began an inventory in late 2003, has recorded almost 600 so far and is still counting. The next phase, scanning and mummies with a portable CT machine donated by the National Geographical Society and Siemens, its manufacturer. King Tut is one of the first mummies to be CT scanned. So now what happened? ये जो CT scan machine है ये National Geographical Society ने क्या किया था? डोनेट किया था। और King Tut की फर्स्ट ऐसी ये डेड बॉडी थी, ममी थी, जिसे यहाँ पे स्कैन किया जाना था। इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रीगली अहेड ऑफ द कंट्रीमैन। अ सिटी मशीन स्कैन द ममी हेड टू टो। अब सिटी स्कैन ने क्या किया? हेड टू टो उसे सर्च किया, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरेज। 1700 डिजिटल एक्सरेज लगाए गए, इमेजेस लगाई गई इन क्रॉस सेक्शन यानी कि डिफरेंट सेक्शंस में। Tut's had scanned in 0.62 millimeter slices to register its intricate structures, take on array details in the resulting image। यानी कि बहुत माइन्यूटली, बहुत बारीकी से सारे उसकी बॉडी को अच्छे से स्टडी किया गया कि इसकी डेथ का रीज़न हमें किसी तरीके से पता चले। With Tut's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensic and anatomy began to probe the secret that the vintage goodness of a gilded burial shrine protected for so long। The night of the scan, workmen carried Tut from the tomb in his box. Like pallbearers, they climbed a ramp and a flight of the stairs into a thrilling ascent outside, then rose an arduous lift into the trailer that held the scanner. 20 minutes later, 2 men emerged, sprinted for an office nearby, and returned with a pair of white plastic fans. The $1 million scanner had quite because of sand in collar fan. Of course, the pairs jogged guardedly, nervously. अब इस पैराग्राफ में क्या बताया गया बेटा कि जिस तरीके से किंग टट की बॉडी को सिटी स्कैन मशीन के पास लेके जाया गया, वैसे ही बहुत विंडी वेव्स चलने लगी और वो विंडी वेव्स चलने की वजह से जो मिट्टी थी वो फेंस में फंस गई और फेंस जो थे वो चलने बंद हो गए। या और वो हर बेस्ट पॉसिबल वहाँ पे कोशिश करे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि शायद ये कर्स था कि जो भी उसके रेस्टिंग प्लेस को हाथ लगाएगा तो उसके ऊपर मिसफॉर्च्यून होगा, यानी कि सिटी स्कैन करने में बहुत सारे एफर्ट्स उसके वहाँ पे लगाने पड़े। Eventually the substitute fans worked well enough to finish the procedure. Somehow जो additional fans वो लेकर आए थे, substitute fans जो लेकर आए थे, उन्होंने काम किया। After checking that no data had been lost, the technician turned Tut over to the workman who carried him back to his tomb। और उसके बाद पूरा स्टडी करने के बाद उसको वापस वहाँ पे रख दिया गया। Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the parak again rested in peace where the funerary priest had led him so long ago। और 3 घंटे उसके सिटी स्कैन प्रोसेस के लिए उसकी डेड बॉडी को निकाला गया और वापस उसको वहाँ रखा गया जहाँ पे काफ़ी टाइम पहले प्रीस्ट ने उसे वहाँ दफनाया था। Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images of Tut on a computer screen. A grey hat took shape for a scattery of pixels, and the technician spun and titled it in every direction. Neck vertebrate appeared as clearly as in an anatomy class. Other images revealed a hand, several views of rib cage and a transection of the skull. ये सिटी स्कैन में स्कल, हैंड, ये सारी चीज़ों की वो स्टडी करने लगे। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, जाई हवा स्माइल्ड, विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। आई डिडंट स्लैप लास्ट नाइट, नॉट फॉर अ सेकेंड। आई वॉज सो वरीड, बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। So somehow he studied everything and there was no clue of his death। जो हॉवर्ड कार्टर पे सस्पेक्शन था कि शायद बहुत सारे इसका
जो रिब्स हैं, ये चीज़ें जो मिसिंग है या जो भी आर्कियोलॉजिकल अपने हिसाब से स्टडी कर रहे हैं, ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं था. बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड एंड द विंड हैड स्टॉप्ड. और ऐसा जब तक उन्होंने ये सारा प्रोसेस किया, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बहुत डिस्टर्बेंस चल रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे वापस रखा वहाँ पे कॉफिन में, एवरीथिंग वॉज स्टॉप्ड. द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ इन द वैली ऑफ द डिपार्टेड. Just above the entrance to Tut's tomb stood Orion, the constellation that the ancient Egypt knew as the soul of Isis, the god of the afterlife, watching over the boy king. और ऐसा लग रहा था जैसे इस सारे प्रोसेस को कौन सा गॉड देख रहा है? ऑसिरिस, जो क्या है? गॉड है किस चीज़ का? द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, यानी कि मरने के बाद जो हमारी सोल्स से जो डील करते हैं वो गॉड है. वो सारे इस बॉय को देख रहे थे. यही रीज़न था कि जब जब उसकी बॉडी को स्टडी करने की कोशिश की, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, चाहे वो किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो, वहाँ पे नेचर में चेंजेस आए, क्योंकि गॉड नहीं चाहते थे कि उसे रेस्टिंग प्लेस से वहाँ से हटाया जाए. और किंग टट की जो डेथ मिस्ट्री थी वो मिस्ट्री ही रह गई, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला.